उत्तराखंड पीसीएस। देखिए, उत्तराखंड स्पेशल की अपनी सीरीज चल रही है, उसी का ये लेक्चर नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं यहाँ के स्टेट फ्लावर से, जो राज्य पुष्प है। क्या नाम है इसका? जिनको नहीं पता या जिनको पता भी है, ये राज्य पुष्प है, नाम है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल। अब अगेन वही, अगर उत्तराखंड ने या फिर किसी भी स्टेट ने किसी भी चीज को अपना सिंबल बनाया है, तो या तो उसकी कोई यूनिकनेस होगी या फिर कॉमननेस होगी, जिससे वो पूरे उत्तराखंड में एक तरह से उसको पहचान देता है। ब्रह्मकमल क्या है? राज्य पुष्प है। क्यों है? क्योंकि इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या? कि एक सर्टेन हाइट पे ही होता है, सपोज 11,000 फीट से ऊपर ही होगा। ऊपर से ठंड में होता है, साल में एक ही बार खिलता है। तो ये कुछ यूनिकनेस है और उसी से उत्तराखंड को एक ये आइडेंटिटी देता भी है। तो चलिए, क्या है पहला एक कीवर्ड आप समझना, थर्मो रेगुलेटिंग। थर्मो रेगुलेटिंग। थर्मो मीन्स होता है हीट और रेगुलेट मीन्स उसको रेगुलेट करने वाला। तो इस पुष्प को थर्मो रेगुलेटिंग भी कहा जाता है या थर्मो रेगुलेटिंग फ्लावर भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, ये ब्रह्मकमल है, ये जो इसकी ये परत है, ये वाली, ये मोटी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक तरह से इसको पूरा कवर्ड करके रखा हुआ है ताकि इसमें कोई एयर वगैरह वैसे ना आ पाए। और होता है कहाँ? ठंडे प्रदेश में, ठीक है, कोल्ड जहाँ पे ज़्यादा है। तो एक तरह से आइसोलेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये जो बाहर की ठंड है उसको टॉलरेट कर पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर अब देखिए पॉलिनेशन तो होना ही है, तो पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा ये वार्म रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ पे ठंडा है, कोल्ड है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये वाली लेयर है, और अंदर पॉलिनेशन के लिए वार्म है, इसीलिए इसको थर्मो रेगुलेटिंग फ्लावर कहते हैं। ठीक। अब उत्तराखंड में आप समझो, ये इस फोटो से आप समझ लो, पहाड़ है, बहुत हाइट पे ही ये होता है, लगभग 11,000 फीट के ऊपर। उत्तराखंड का अगर हम मैप देखते हैं, सपोज ये है, ठीक, तो सबसे एक्सट्रीम हाइट या हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड कहाँ पर है? तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ती जाती है, तो ये वाला जो रीजन होगा, अब आप कॉमन सेंस से बताइए, क्या यहाँ पर ये फ्लावर मिलेगा? नहीं। यहाँ मिलेगा? यहाँ भी नहीं। तो जो एकदम हाईएस्ट पीक है या जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे मिलेगा, तो इधर ही ये मिलता है। ऊपर से ऊपर ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर है। यहाँ पे विंड भी बहुत तेज चलती है, ऑक्सीजन की भी कमी है, ठीक, कोल्ड तो ऑब्वियसली है ही। तो इन सबको अगर ये टॉलरेट कर पा रहा है, तो इसको एक तरह से एडेप्टेशन प्लांट हम कह सकते हैं। एडेप्टेशन मीन्स ये एडेप्टिव है, एडेप्टेशन करता है, अपने आप को जलवायु के हिसाब से ढाल लेता है, ठीक। ये चीज समझ में आई। अब आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, या फिर आप समझो ये पहाड़ पे कहीं पे खिल रहा है, तो क्या आप इसके खिलने से ये अनुमान नहीं लगा सकते हो कि अच्छा यहाँ पे क्या है, जो क्लाइमेट है, यहाँ की जैसी क्लाइमेट थी कोल्ड, वो अभी भी बनी हुई है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन जिस लेवल की थी वही ऑक्सीजन अभी भी है, तभी तो ये उसको खिल पा रहा है। तो जो एक एनवायरनमेंट इसको चाहिए वो इसको मिल रहा है, तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे खिल रहा है। दैट मीन्स एक इंडिकेटर स्पीशीज भी है, एक आपको इंडिकेशन भी दे रही है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का, ठीक। लेकिन इसी से इसको खतरा भी है। अब आप देखो, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से क्या है, ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो जो ठंडा है वो थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म होने स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको उससे भी खतरा है, क्योंकि इसकी जो थर्मो रेगुलेटिंग एक टेंडेंसी है या एक फीचर है, उसमें कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर वैसे ही क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर मेल्ट हुए, ग्लेशियर मेल्ट होने से यहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, वो कहीं ना कहीं इस फ्लावर को भी इम्पैक्ट करेगी। जो विंड है, विंड के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आएंगे,
वो भी इम्पैक्ट करेगी। तो ओवरऑल आप एक इंडिकेटर के रूप में इसको देख सकते हैं कि अगर हमने इसका कंजर्वेशन अच्छे से किया, दैट मीन्स जो हिमालयन इकोलॉजी है वो सस्टेनेबल है अभी भी, और ये खिलना कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं, दैट मीन्स थ्रेट विजिबल है। ठीक, तो सिर्फ इतना सही जानना है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा। और इसमें आप इसका देखिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है, भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। बद्री विशाल में इनकी माला बना के वो भी भगवान को चढ़ाई जाती है। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो लगभग हर चीज़ का आप उत्तराखंड में कनेक्ट कर सकते हो। तो रिलीजियस भी है, एक तरह से टूरिज्म भी यहाँ पे हो जाएगा इसी वजह से कि लोग जाएंगे इसको देखने के लिए। इवन सपोज हमने अभी नहीं देखा है तो हम कोशिश करेंगे कि यार वहाँ पे अगर जाएं तो एक दिन और अगर ये खिलने के लिए सपोज नेक्स्ट डे खिलने वाला है, वैसे तो पता नहीं होता, बोलते हैं कि जो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को इसके दर्शन होते हैं, फिर भी अगर हमें पता है कि एक दिन बाद चांसेस है तो हम वहाँ पे रुकेंगे। तो एक टूरिज्म का भी एक तरह से अट्रैक्शन बनता है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानना है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, उत्तराखंड का सिंबल आप इसको देखना बस। ठीक है, सबसे पहले ये आप देखो एक डायमंड शेप में है। ठीक, डायमंड शेप है और सबसे एकदम पीक पे है। देखिए पहाड़, इसको क्या बोलते हैं अभी बताएंगे, लेकिन एकदम पीक पे है। दैट मीन्स ये दिखाता है आपकी अथॉरिटी, अथॉरिटी को दिखाता है। ऊपर से इसमें रेड कलर है, ये भी एक तरह से अथॉरिटी, करेज, साहस, शक्ति, इन सबको दिखाता है। अशोक का एम्बलम है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको दिखाता है। और ये भारत का सिंबल है, नेशनल एम्बलम है। दैट मीन्स दिखाता है कि जो उत्तराखंड है वो एक पार्ट है भारत का या इंडिया का, जो आर्टिकल 1 भी हमारा बोलता है। दैट मीन्स बहुत सारी चीजें आप खुद से भी ड्राइव कर सकते हो। रेड कलर है, एक अथॉरिटी को दिखाता है। ये डायमंड शेप में है, तो डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है। इसमें रेड कलर है, तो रेड कलर आपका करेज और जो अथॉरिटी है इन सबको भी सिंबलाइज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ये सबसे ऊपर रहेंगे, सुप्रीम रहेंगे। ठीक, पहली चीज आपने समझी ये ब्लैक में आपको दिख रहा है। चलिए, अब उसके बाद आपका ये पहाड़ की रेंज को दिखाता है आपका इस तरीके से, ये क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है तो पहाड़ की पीक को दिखा रहा है इसका सिंबल। तो जो उत्तराखंड की पहचान है पहाड़, उसको सिंबलाइज तो इन्हें करना ही है। और पहाड़ के बाद क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये देखिए रिवर, ये रिवर। ठीक है, दूसरी, 3, 4, अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, गंगा, ठीक है, यमुना, काली और अदर्स इसकी ट्रिब्यूटरी, उन सबको या फिर इन रिवर सिस्टम को ये इस कर्व्ड या फिर आप बोल लीजिए फ्लूड लाइन से शो करता है। ठीक, तो ये रिवर सिस्टम को दिखाता है, क्योंकि रिवर भी तो पहचान है। उत्तराखंड को वाटर टावर बोलते हैं। ठीक, पानी का टावर, क्यों, क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे ग्लेशियर सब कुछ यहीं पे है, उसी वजह से अब टावर है, टंकी जिसको हम बोलते हैं। टंकी से पानी पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ही यहाँ से जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना, शारदा, ये सारी रिवर पूरे उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया को एक तरह से सींचती हैं, इस तरीके से बोल लीजिए उसको। इसको वाटर टावर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। अच्छा हाँ, इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा है आपसे उत्तराखंड पीसीएस मेंस में, शॉर्ट में ही था, उत्तराखंड एज ए वाटर टावर। ठीक, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम सिंबल को देख रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या बचता है, दो चीजें बची। पहला,
ये वाइट कलर ये पीस को दिखाता है, शांति को सिंबलाइज करता है, ठीक। धैर्य भी बोल सकते हैं आप, टॉलरेंस उसको भी सिंबलाइज करता है, कामनेस, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। और जो बचा है आपका ये ब्लू कलर, ब्लू कलर आपका सिंबलाइज करता है, बचा आपका ये ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आपका सिंबलाइज करता है अब आप इसको इन टोटलिटी देखो, तो ये इसके कुछ डायमेंशन जो आपको पता होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कहाँ से लिया है हमने? मुंडकोपनिषद। उपनिषद पता होगा आपको, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ठीक है, और उसके उपनिषद वगैरह ये सब। तो कलेक्टिवली उत्तराखंड का लोगो क्या दिखाता है, सब कुछ अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये क्या दिखा रहा है हमें? देवभूमि, लैंड ऑफ स्पिरिचुअल हेरिटेज, हिमालयन स्टेट को दिखा रहा है इस हिमालय के थ्रू, जो इकोलॉजी का एक गार्जियन है। सोर्स ऑफ रिवर को दिखा रहा है, ठीक है, जो लाइफ लाइन है नॉर्थ इंडिया की। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी को दिखा रहा है, जो इंडियन रिपब्लिक के तहत गवर्न होती है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन को, सोर्स ऑफ रिवर को ये, हिमालयन को ये हिमालय, देवभूमि को आप पूरा बोल सकते हैं। तो सिंबल आपका यहाँ पे तैयार होता है, ठीक। अब आगे बढ़े इसमें, चलिए अब आते हैं स्टेट फिश, जो मछली है। अच्छा, मछली ये पूरा ना आपका एक फिशरी, जब हम रिसोर्स पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, एक टॉपिक आएगा आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें ऑब्वियसली फिशरी भी आएगा। तो हम उसी में आपको समझ में आएगा कि फिशरी मीन्स उत्तराखंड में फिशरी कितनी है, कहाँ कहाँ होती है, ठीक, और इससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं वहाँ के लोगों को, सरकार ने क्या स्कीमें चला रखी हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशन है। तो पूरी आपको एक जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि मेंस में फिशरी पे पूछ सकता है आपसे, और प्रीलिम में फिशरी पे कुछ मत्स्य ऐसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं, कहीं पे मेले लगते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम उसी के थ्रू, क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजी बन जाएगी आपके दिमाग में। ये अपना चैप्टर अभी चल रहा है बस कि जो सिंबल है उत्तराखंड के उसको ब्रीफली डिस्कस करना, ताकि आपको आइडिया एक लग सके कि ये क्या है, ठीक। गोल्डन मशीर राजकीय मछली है, मशहीर बोलते हैं इसको, महसीर, ठीक। अब ये हिमालय में सबसे प्रतिष्ठित मीठे पानी की मछली है, मीन्स जो साफ पानी है, मीठा पानी है, खारा पानी नहीं, मीठे पानी में रहती है। और उत्तराखंड में जनरली मीठा पानी ही है, क्योंकि जो ग्लेशियर से पानी आ रहा है मेल्ट होकर रिवर के थ्रू, वो सब मीठा ही है, क्योंकि जो खारा पानी है वो तो फ्रीज होगा नहीं, सर्दियों में उसकी बर्फ नहीं बनती है, जो मीठा पानी है साफ है उसकी बर्फ बन जाती है। तो मीठे पानी की मछली होना ऑब्वियसली वो दिखाता है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर मीठा पानी ही है, और एक जो रिवर है वो सारी मीठे पानी की है या फिर साफ पानी है, तो उसकी इकोलॉजी को सिंबलाइज करने के लिए हमने इसको चुना होगा, ठीक। साफ, स्वच्छ और ठंडे जल की पहचान है ये मछली। तो जहां भी ये मछली आपको मिलेगी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ का पानी साफ है, आप पी सकते हो, स्वच्छ है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं है अभी, और ठंडे जल की मीन्स ऊपर से या फिर हिमालय से या ग्लेशियर से कहीं से आ रहा है मेल्ट होके पानी, उससे आप इसको सिंबलाइज कर लोगे, ठीक। एंगलर्स, एंगलिंग जिसको बोलते हैं, एंगलिंग आपने देखा होगा, वो डंडा लेके ऐसे मछली को पानी से निकालते हैं, उसको बोलते हैं, मछली पकड़ने को बोलते हैं। और वो इसको बोलते हैं कि टाइगर ऑफ द रिवर, जो नदी है उसका इसको टाइगर बोलते हैं हम। टाइगर क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज रहती है, बहुत स्विफ्ट है, फास्ट है, ठीक, बहुत फास्ट चलती है।
तो इन सब वजह से इसको टाइगर ऑफ द रिवर बोल देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक। अब आपसे बोला था कि साफ है, स्वच्छ पानी में रहती है, ठंडे में रहती है, तो इंडिकेटर स्पीशीज तो इसको हो ही जाना है। तो जहां जहां गोल्डन मशीर मिलती है वहां नदी का इकोसिस्टम स्वस्थ माना जाता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक इसकी और खासियत है कि वो अप स्ट्रीम माइग्रेशन करती है, मीन्स जो मुश्किल धारा है उसमें उल्टा तैरने की क्षमता है इसके अंदर। जैसे रिवर की स्ट्रीम इस साइड है तो ये अप स्ट्रीम माइग्रेशन कर सकती है, उसकी विपरीत दिशा में तैर सकती है, ठीक। तो ये इसकी एक यूनिकनेस है। चलिए, छोटी लोक कहानी, ये तो चलिए इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। ऐसा कहा जाता है लोकल में कि जहां मशीर दिख जाए वहां पानी जिंदा है। मतलब अगर नदी में गोल्डन मशीर है तो मान लो पानी इतना स्वच्छ है कि जीवन फल फूल सकता है, तो उसके आसपास जीवन या लाइफ वो सब अच्छे से बढ़ती है अगर वहां पे मशीर रहती है तो। अब आपसे पूछा जाए कि जो हिमालय है या जो ग्लेशियर है उसके मेल्ट होने से या क्लाइमेट चेंज, एक बड़े कैनवास के थ्रू आपसे पूछ लेते हैं, कैनवास में आपसे पूछते हैं क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हिमालयन इकोलॉजी पे। ऐसा अभी आपको कुछ नहीं पता है, बस आप ऐसे ही समझो कि अच्छा वहां का जो स्टेट ट्री है उसको खतरा है, बुरांस वगैरह को, मछली है उसको प्रॉब्लम है, अभी फिलहाल हमने ब्रह्म कमल देखा उसको प्रॉब्लम है। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, अभी देखिए उस पर हम नहीं आए, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि आप इसका आंसर दें, लेकिन सिंपली कि आपको कैसे खुद को अलाइव रखना है एकदम। आपसे पूछ लेता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा हिमालयन इकोसिस्टम पे, ठीक। जो कि आपसे मोस्ट प्रोबेबल है कि पूछता ही है, कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है मेंस में, चाहे वो किसी अदर स्टेट की मेंस में हो, उत्तराखंड की में तो ऑब्वियस है, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ ले। तो अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप बस इसको डिवाइड कर दो फ्लोरा में, दूसरा फोना में। अच्छा, फ्लोरा फोना भी आपने नहीं पढ़ा, ये भी आप एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसको भी चलिए भुला देते हैं। आप सिंपली आपको जो पढ़ाया गया है कि वहाँ की जो प्लांट्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एग्जाम्पल लिखना है आपको। एग्जाम्पल में आप रोडेंड्रोन्स लिख सकते हैं, ठीक है, रिसेंट की स्टडी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई, एक पॉइंट लिखा। दूसरा, आप वहाँ की जो मेरीन इकोलॉजी है, मेरीन जो पानी वाली है, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, उसमें आप गोल्डन मशीर का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा, आप वहाँ के जो स्पेसीज हैं, जो प्लांट स्पेसीज है, जैसे ब्रह्म कमल का एग्जाम्पल आपने लिखा। आप फ्लोरा जो आपका फोना है, मतलब एनिमल में आप, अभी मैंने आपको कराया, क्या कराया था इसके पहले, पीकॉक तो नहीं कराया आपको, एक डिस्कस किया हुआ था मस्क डियर, ठीक है, उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन 5वें नंबर पे, उसके पहले एक चीज और पढ़ाई है, ठीक है। तो ये सब आपने अगर पॉइंट लिखे तो आपको नहीं लगता कि ये हिमालयन इकोलॉजी के लिए एकदम एप्रोप्रिएट पॉइंट है, ठीक है। यही तो लिखना है आपको, अभी भी नहीं आया है समझ में। आप सिंपली 2 पेज आपको मिलेंगे, आप इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ के गए हुए हो, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दो इंट्रोडक्शन से, जो भी आपको देना है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। अब पॉइंट के साथ एग्जाम्पल आपका आ रहा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई यहाँ पे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, देन 3, 4, 5, ठीक है, इधर आप कंक्लूड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं समझाया, लेकिन आपको यूज करना सीखना है कि जो भी पढ़ा है बिल्कुल कम से कम, कि यार ये तो पूरा फैक्चुअल है, लेकिन इसको भी आपने यूज किया है। तो फिर समझो आपकी मेंस की प्रिपरेशन पैरेलल हो रही है, उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, कुछ नहीं अलग से पढ़ना है, यहीं से सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक। चलिए।
यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ, ऐसा नहीं है कि मेंस का आपको मैं कुछ अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप पूरे लेक्चर एक बार देख लो, आप कभी पूछोगे भी नहीं कि सर मेंस के लिए और क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ आपका यहाँ पे तरीके से वो डिस्कस हो जाएगा। ऐसे हिस्ट्री में हिस्ट्री का कर लेंगे, मेंस में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ा है वो एक्चुअल में वो पढ़ा उस तरीके से नहीं होता कि हम उसको यूज़ कर पाए। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया, बस जो आपको फैक्चुअली पढ़ाया था उसको एक क्वेश्चन से लिंक कर दिया, ठीक। तो आपको भी सोचना कि हाँ यार ठीक है, यही पॉइंट तो लिखना है क्लाइमेट चेंज में या इकोसिस्टम में, हिमालयन इकोलॉजी में, तो आप उसी तरीके से बस कम पढ़ो, 5-6 सिंबल ये सब आपने भी पढ़े होंगे, ठीक है। वन लाइनर में आप इसको पढ़ लेते हो, लेकिन अब आप इसको यूज़ कर लोगे, यूज़ किया वही मेंस है, दैट्स इट। अब राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल फुटबॉल, ठीक है। कहाँ है फुटबॉल? ये है फुटबॉल। फोटो वोटो होगा क्या इसका? हाँ ये है ना, 1 सेकेंड। ये फोटो कहाँ का है? नैनीताल का है क्या? हाँ नैनीताल का ही है, ठीक है। वो आपका, जो लोग आप में से नैनीताल गए होंगे, तो पूरा जो गुरुद्वारे और पूरा नैनी झील के आसपास का जो ग्राउंड है वो पूरा, वहाँ भी ये काफ़ी आप देख लोगे इसको और क्रिकेट को, ठीक। ये विजुअलाइजेशन आपको इसलिए दिया ताकि आप कभी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप भूलो नहीं, कि कम से कम नैनीताल फुटबॉल इतना याद रहे। वैसे ये सबको याद रहता है, क्यों है? तो देखिए सबसे लोकप्रिय है, ठीक, सबसे लोकप्रिय है। तो मैंने आपसे बोला था कि कुछ भी हो स्टेट में, पहला क्राइटेरिया यूनिकनेस, कि भाई वो यूनिक होगा बिल्कुल, या फिर कॉमननेस, कि या फिर इतना कॉमन होगा जो पूरे उत्तराखंड में मिलता है, पूरे उत्तराखंड को ये जोड़ता है। ऊपर से आप सोचो भी कि उत्तराखंड में देखिए प्लेन एरिया तो है नहीं, उतना मैदान नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे प्लेग्राउंड बनने अलग अलग गेम्स के लिए काफ़ी पॉसिबल नहीं है, फीजिबल भी नहीं है। फुटबॉल में क्या चाहिए आपको? ये एक पूरा ग्राउंड है, ठीक, ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने एक पोल लगाया, एक पोल आपका यहाँ पे है, ठीक, एक बॉल ले ली बस आपने, गेम इज ऑन। कुछ नहीं, जो नेचुरल है बस उसमें 2 पोल लगा के, डंडे लगा के, ये सब तो बस इतना सा है। बाकी क्यों है क्या है उस पर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में मैदान सीमित होते हैं, लेकिन कुछ खुले स्थानों पर भी फुटबॉल आसानी से खेला जा सकता है। मैदान तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ ऐसा ओपन स्पेस है वहाँ आप इसको आराम से खेल सकते हो। ऊपर से साधन भी कम चाहिए, रिसोर्स कम चाहिए आपको। जो टीम वर्क है इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं खेलता है, पूरी टीम खेलती है। और उत्तराखंड में आप जब अभी आप कल्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे कम्युनिटी, समुदाय, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि नेचुरली पहाड़ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल सारे काम कर सकता है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। उसकी वजह से कम्युनल बॉन्डिंग, फेयर, फेस्टिवल, हर चीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप डांस भी देखोगे उत्तराखंड में तो आपको ग्रुप डांस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप डांस, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, तो ग्रुप डांस सॉन्ग वैसे ही लगभग 2, 3, 4, 5 लोग मिलके गाएंगे। अब तो खैर मूवी में अलग अलग भी गाते हैं, बट जनरली वहाँ पे कम्युनिटी एक बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक। तो उससे क्या है भाई, टीम जो स्पिरिट है या टीम भावना है वो मजबूत होती है। वो कहाँ से ड्राइव होता है? उत्तराखंड की जो कल्चरल या फिर सोशल एक फैब्रिक है उससे, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी बॉन्डिंग है, कम्युनिटी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लोग समुदाय इसको प्रायोरिटी देते हैं रादर की इंडिविजुअलिज्म, ठीक। और ऑब्वियसली फिटनेस तो बढ़ाता ही है। पहाड़ पे जनरली जो लोग रहते भी हैं, हम तो देखिए इधर प्लेन में रहते हैं, लेकिन जो पहाड़ पे है उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लेन में आपको यहाँ से सपोज आधा किलोमीटर ही मार्केट जाना है,
आप पैदल आराम से जा सकते हो। लेकिन पहाड़ में अब अपने कोई चाचा ताऊ किसी के घर भी जाना है तो आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पहाड़ चढ़ना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा। जब आप चढ़ते हो मतलब एक साइड से चढ़ोगे तो दूसरे से उतरोगे, या फिर उतर रहे हो तो फिर चढ़ना पड़ेगा। थोड़े से थोड़े काम के लिए भी अगर आप ये सब करते हो तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और पहाड़ पे आप ऐसे सीधे तो चढ़ते नहीं हो, थोड़ा सा झुक के चढ़ना पड़ता है। तो आप देखोगे कि जो पहाड़ पे रहते हैं जनरली उनके जो पेट वगैरह है, ओबेसिटी, इन सब की प्रॉब्लम उनको कम रहती है, क्योंकि वो ऐसे झुक के चलेंगे तो पूरा ऐसे ग्रेविटी बनती है कि वो पेट उनका ज़्यादा नहीं निकलता, ठीक जैसे कि प्लेन में या अदर रीजन में निकलता है। तो ये कुछ पॉइंट हुए। ऊपर से इसका जो बैकग्राउंड है उत्तराखंड का, आप देखो लगभग कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक, गढ़वाल रेजिमेंट, इधर कुमाऊं रेजिमेंट, आईटीबीपी का ट्रेनिंग है। कहाँ पर है? सीमा द्वार में है क्या? ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे कैंपस है मिलिट्री का एक या पैरामिलिट्री का एक हेडक्वार्टर समझ लीजिए, ठीक। तो आईटीबीपी भी है यहाँ पे। सीआरपीएफ तो आपकी कम है, रिस्पना पुल के आसपास में थोड़े से लोग रहते हैं बस। बाकी मसूरी, लवासना, ठीक, वहाँ पे आपकी जो ये CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके कुछ ग्रुप की शायद आईटीबीपी वाले ही हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट भी, गढ़वाल भी है। तो एक जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री का हो या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सब के हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो आप बोल सकते हो एक कॉलोनियल लीगेसी है जो उत्तराखंड लगभग रिफ्लेक्ट करता है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो पहाड़ पे ज़्यादातर जो अंग्रेज थे वो लगभग ऐसे हिल रीजन में ही रहते थे। तो उसकी जो एक नेचुरल जो स्पोर्ट्स वहाँ का होगा उसको यहाँ पे एक प्रमोशन मिलेगा ही। तो फुटबॉल एक तरह से उसको भी दिखाता है। तो गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है, इन सब का भी यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक। चलिए, हाँ, एक और चीज़ उत्तराखंड में जो एक लेगेसी स्पोर्ट है जिसकी मैंने अभी बात की, तो वहाँ पे देखिए आप देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, यहाँ पे फुटबॉल क्लब हैं, बहुत पुराने पुराने फुटबॉल क्लब हैं। तो उस वजह से यहाँ पे टूर्नामेंट भी होते रहते हैं और रेगुलर फुटबॉल का एक प्रचलन बहुत टाइम से चलता आ रहा है। एक ऐसे ही नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट या GB पंत कप इनके नाम से, ठीक है। तो है तो आपका एक छोटी सी चीज़ कि फुटबॉल आपको याद रखनी है, फुटबॉल, लेकिन उसके आसपास की चीज़ें भी याद हो जाए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो माउंटेन कंपैटिबिलिटी स्पोर्ट्स तो है ही, क्योंकि स्टेमिना बढ़ाता है, तेज़ गति चाहिए इसमें, और जो कठोर परिस्थिति है उन सब में भी आपको थोड़ा सा एंडेवर दिखाता है। चलिए, फोटो देख लेना, याद रहेगा। खुद से अब आपको इसको लिख के देखना है। अच्छा हाँ, लेक्चर अभी आपको रेगुलर नहीं मिला। आज से हमारी कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपको लेक्चर, कुछ न्यूज़, कुछ ऐसा अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि यहाँ से अब रेगुलर कनेक्ट आपसे बनाना है। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या ना इस इशू इसमें कि मुझे PDF बनानी थी आपके लिए, जो इसके पहले वाले लेक्चर की नहीं थी। अभी हम उत्तराखंड स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे पता चला 15 दिन बाद याद आया कि हाँ, इसकी उत्तराखंड की PDF भी देनी है बच्चों को। तो फिर थोड़ा सा बैक टू द बेसिक जाना, फिर पूरी रिसर्च करना, वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो पैरेलल अब हम वीडियो प्लस PDF वो बनती रहेगी साथ में। और जैसे ही आपकी सपोज ज्योग्राफी पूरी होती है तो आपको PDF की फॉर्म में, प्लस अगर आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए वो भी हम प्रिंट करा के शेयर कर देंगे, ठीक है। फाइनली तो जब ये पूरी हो जाएगी तो इस पे नोट समझ लीजिए या बुक समझ लीजिए, वो पूरी आपको मिल जाएगी, प्री मेंस सारी, ठीक। चलिए, राज्य फूल ब्रह्म कमल, इसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए, जो कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ब्रह्म कमल हमने डिस्कस किया, एक मिस्टीरियस फ्लावर है।
ये 3000 से 4-4.5 मीटर की ऊंचाई पे हमें मिलता है। ठीक है। बर्फीली ढलानों, ग्लेशियर के किनारे चट्टानों, बर्फीली ढलानों, ठीक है, ग्लेशियर के किनारे मीन्स ये आपका पहाड़ है और यहाँ पे कोई ग्लेशियर है भी ना, तो उसके किनारों पे मिलता है। इसका फोटो चलिए होगा अपने पास, हाँ ये है ना, आप इसको देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक, बस आप इस फोटो से इसको विजुअलाइज कर लीजिए ना। ये देखिए पहाड़ है, ठीक है, ये भी पहाड़ है, कहीं यहाँ पे आसपास ग्लेशियर होगा, बहुत कोल्ड है, आपको दिख रहा होगा, ये मिस्ट दिख रही होगी, ठंडा है, और चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, तो उसके आसपास आपको ये दिखता है। अभी मैंने आपको बोला था कि देखिए ये जो फूल है ये पूरा ऐसे बंद रहता है, ये ठीक, इसके अंदर पॉलिनेशन वगैरह होता है, जिसके लिए वार्मथ चाहिए, थोड़ा गर्मपन चाहिए, तो वो अंदर से थोड़ा गर्म रहता है, बाहर से ये लेयर ठंड से इसको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसको थर्मो रेगुलेटिंग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक, ये क्लियर। तो कहाँ देखिए चट्टान आपने देखी, बर्फीले कुछ ढलान वगैरह ग्लेशियर, उनके किनारों पे उगता है, और साल में एक बार, वो भी बहुत ठंडे रात में, साल में एक बार, वह भी वर्षा शरद ऋतु की ठंडी रातों में खिलता है, एक रात खिलता है और फिर सुबह तक मुरझा जाता है। ठीक, चलिए सोशियो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, सोशियो रिलीजियस, तो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, उन सबको ये अर्पण किया जाता है। बाकी इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा चलिए इसको भी देखते हैं। ब्रह्म कमल की संरचना अद्भुत है, बाहर की पंखुड़ियां मोटी और झिल्लीदार, ठंड से सुरक्षा देती हैं। तो यही चीज मैंने आपसे बोली थी, ये झिल्लीदार होती है, ठंड से सुरक्षा। अंदर का भाग ऊष्मा संचित करता है, जिसमें पॉलिनेशन या परागण ये संभव हो पाता है। कम तापमान, कम ऑक्सीजन, तेज हवाएं, इन सबको ये सह लेता है, इसलिए इसको एडेप्टेशन का प्रतीक भी माना जाता है। अनुकूलन क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, और हिमालयन थर्मो रेगुलेटिंग प्लांट भी कहा जाता है। तो कभी आपसे नाम ना पूछे स्टेट फ्लावर का, सीधे पूछ लेता है कि हिमालयन थर्मो रेगुलेटिंग प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्यों है वो भी आपसे बता दिया है, बाकी ये सब डिस्कस भूजल को समृद्ध करने वाला बांज का पेड़ अब विलुप्त की कगार पर, जल संकट गहराया। ये आपकी शायद दैनिक जागरण की या फिर लाइव हिंदुस्तान, ठीक है, इसमें से किसी की ये एक रिपोर्ट है। तो मेन इन्होंने देखिए नाम नहीं लिखा, भूजल को समृद्ध करने वाला बांज का पेड़, तो पहले उसकी विशेषता बताई इन्होंने कि जो ग्राउंड वाटर था उसको रेप्लिनिश या फिर एक तरह से रिचार्ज करने वाला जो प्लांट है वो कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर में भी प्रॉब्लम आएगी, वो पूरे जो हिमालयन इकोसिस्टम है, वहाँ की इकोलॉजी है, उसको खतरा पैदा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले पांच के बारे में पढ़ते हैं। ओक ट्री, वैज्ञानिक नाम ये कोई नहीं पूछता है, इसको उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो प्री में यही पूछेगा कि हरा सोना उत्तराखंड का किसको कहते हैं, तो ओक ट्री को या बांज के पेड़ को। यह वृक्ष पहाड़ों की जल संरक्षण क्षमता, मिट्टी की सुरक्षा और जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वाटर कंजर्वेशन अभी इसकी स्टडी में आपको कराऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जल संरक्षण, मिट्टी की सुरक्षा और बायोडाइवर्सिटी, इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, विशेषता से ही आपको ये क्लियर होगा। भूजल संरक्षण, देखिए बांज के जंगल वर्षा का पानी जमा करके भूजल को
भूजल में बदलने में मदद करते हैं, जिससे नदी, झरने और नदियां जीवनदायिनी बनी रहती हैं। मीन्स जैसे रेन वाटर हुआ, रेन वाटर आप हार्वेस्टिंग बोल सकते हो, ठीक है। इस पेड़ पे गिरता है तो ये उसको सीधे ग्राउंड में पहुंचा देता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसको ये काफ़ी हेल्प करता है रिचार्ज होने में। ऊपर से इस पेड़ की पत्तियां पशुओं के लिए चारा का काम करती हैं, खा भी सकते हैं, पशु भी खाते हैं इसको। ईंधन में भी काम होती है, घर की खेती, कुछ घर पे कुछ ऐसे डोमेस्टिक औजार वगैरह बनाने हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। और पहाड़ों में मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, जैव विविधता बनाए रखने के लिए बांज की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कारण आपको पता चले कि क्यों कहते हैं। पहला तो ये है कि हरा सोना है। हरा सोना कहते ही क्यों है, क्योंकि ये इसके मल्टीपल यूज हैं। पहला कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा तो जो रेन वाटर है उसको नेचुरली, अदरवाइज वो रिवर में बह के चला जाता, अब क्या है ग्राउंड में चला गया है तो वहाँ पे उतना वाटर टेबल वो बना के रखेगा, और फिर वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको और ज़्यादा पुश करेगा, ठीक है। वहाँ की वेजिटेशन और ज़्यादा थोड़ी एनरिच होगी, बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। अगर ये पानी वर्षा का ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुँचाए तो क्या होगा, वो पानी सारा रिवर में, रिवर से बह के चला जाएगा प्लेन, प्लेन से फिर बंगाल की खाड़ी में, और फिर सारा पानी चला जाएगा पहाड़ एक तरह से, या वहाँ की जो हिमालयन इकोलॉजी है वो ड्राई रह जाएगी। पशु के चारे में भी यूज होता है। इवन कभी कभी इसको, कभी क्या रेगुलर बेस पे, कि जैसे अभी सर्दी चल रही है तो जो पशु है उनको बैठने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। उनका जो वहाँ पे गोबर वगैरह कुछ करती हैं गाय भैंस, तो उनको वो गीला हो जाएगा, उस गीले से बचाने के लिए इसको बिछा देते हैं ताकि वो उस पर आराम से बैठ जाए रात भर, उनको ठंड नहीं लगे, ठीक है। तो इस सब का इंपॉर्टेंस देखते हुए कुमाऊं के देखिए कई गांवों में बांज की जंगल पूरी तरह समाप्त हो गए, इसलिए लोग जागरूकता के लिए लोगों ने बांज लगाओ बांज बचाओ अभियान की शुरुआत की। पर्यावरणविद इनको नहीं, पर्यावरण को समृद्ध रखने के लिए बेहद उपयोगी बांज की पत्तियां और चारे में इस्तेमाल होती है। यह चारा पौष्टिक है, इसकी सूखी पत्तियां पशुओं के विछावन, विछावन वही बोलते हैं कि पशु के लिए, जैसे यहाँ पे ये गाय या भैंस है उसको अगर बैठना है तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको बिछा देंगे तो आराम से वो बैठ सकती है, ठीक है। विछावन के लिए प्रयोग होती है जो पशुओं के मल मूत्र में खाद बन जाती है। मीन्स अब यहाँ पे जो भी ये एक्सक्रेटा करेंगे, इनका जो मल मूत्र होगा उससे ये पत्तियां एक तरीके से डिग्रेड हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, और डिग्रेड होकर एक तरह से आप खेत में दोबारा डाल सकते हो, तो ये आपको एक खाद का, फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी काम करती है। तो मल्टीपल यूज हुए। पहला, जहाँ जब तक लग रहा है तो फायदा, सूखी पत्तियां वो फायदा देती है, खाने में भी अगर हरी पत्ती है तो उसको ये खा सकते हैं पशु, ठीक। मल्टीपल यूज है, कुछ डोमेस्टिक यूज भी है, इसीलिए इसको हरा सोना कहते हैं। अभी क्योंकि इसके फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कट रहे थे तो उस वजह से कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनके कंसर्न थे कि भाई इसको बचाओ, अदरवाइज जो हिमालयन इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ कम्युनिटी लेवल पे कुछ गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हैं ताकि ये होलिस्टिकली इसके पेड़ को बचाया जा सके, ठीक है। कुछ ऐसी अवैध कटाई वगैरह ना हो, ठीक है। देखिए वन विभाग संरक्षण अभियान, उत्तराखंड वन विभाग ने बांज के संरक्षण की दिशा में कदम उठाए हैं। नर्सरी में पौधे तैयार कर विभिन्न स्थानों पर बांज लगाए जा रहे हैं। जंगल की आग से पौधों को बचाने की रणनीति बनाई जा रही है, ठीक। ऐसे ही चीड़ का भी प्रभाव पड़ता है इस पे। चीड़ के तेजी से फैलने के कारण भी बांज जैसे मूल ओक जंगलों को खतरा है। वन विभाग ने चीड़ को हटाने और बसे हुए बांज वनों को बचाने की रणनीति तैयार की है। तो ये बस एक लाइन है, स्टेटमेंट आप समझ लोगे कि चीड़ क्या है, वो ज़्यादा जल्दी से एक्सपेंड करता है तो उस वजह से इसको खतरा हो जाता है। तो एक तो चीड़ को भी कंट्रोल करके इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नर्सरी के थ्रू। तो अलग अलग तरीकों से इसका हम संरक्षण या कंजर्वेशन देख रहे हैं। बात करते हैं गौमुख की।
गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा, फिर 5 प्रयाग, पंचबद्री, पंच केदार, उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। अब ऑल्दो हम इसको पढ़ने वाले हैं, जब पूरा हिमालय का रीजन पढ़ेंगे, माउंटेन, उसके जो अलग अलग रीजन है, शिवालिक, भावर, तराई, ठीक है, जो मिड हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, उन सबको पढ़ते हुए किस जोन में कौन सा आता है, किस जिले में है, वहाँ से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, वो सारी चीज़ें उसके लिए जरूरी है कि आपको देखना हो कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, गोमुख से निकलती है, टू बी प्रिसाइज। गोमुख क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां से निकलती है वो उसका मुख लगभग गाय के समान है और गाय को पवित्रता का प्रतीक भी मानते हैं, तो इस वजह से पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा ये भी है कि जो भागीरथ जी हैं उन्होंने वहां पे तपस्या की, तपस्या से जब वो देवलोक से गंगा को लेके आ रहे थे, या भागीरथी रिवर को लेके आ रहे थे, तो एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब भगीरथ जी वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो उनको नदी लेके आनी थी देवलोक से इस स्थान पे, लेकिन अगर वहाँ से एकदम सडनली रिवर आ जाए तो पूरे में यहाँ पे हाहाकार मच जाता, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी से पानी आएगा। तो उसको रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इनको धारण किया, और इसीलिए गंगा अवतरण स्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पौराणिक कथा है। तो वास्तविक गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से पानी ड्राइव होता है पूरा, जल बोल लीजिए ताकि और थोड़ा सा धार्मिक भाव आए, ठीक। गंगा ओरिजिन टेम्पल साइट है। गोमुख क्या है? गोमुख एक आउटलेट है जहां से पानी निकल रहा है, तो वो उसका मुख लगभग गाय के जैसा है, इसीलिए इसको गोमुख कहते हैं। वहां से बर्फ पिघलती रहती है, उसी वजह से ये रिवर पेरिनियल बन जाती है। पेरिनियल मीन्स 12 मासी, पेरिनियल, ठीक। बाकी पेरिनियल का उल्टा होता है सीजनल। जो साउथ की रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, वो सीजनल है, 12 मासी नहीं चलती। गोमुख का नाम क्यों? तो गाय के चेहरे जैसा दिखाई देता है और गाय को पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको गोमुख नाम दिया गया। पौराणिक कथा आपने जो भी है, अच्छी है बुरी, सुन ली, ठीक। अब मेन है कि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट की खबर है, और ये एकदम लेटेस्ट है। देखिए अगस्त 25 2025, 2-3 महीने पुरानी न्यूज़ है। 64% ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर डिस्चार्ज इनटू गंगा इन फॉर्म ऑफ स्नो मेल्ट। ये IIT इंदौर की स्टडी है, और बात ये है, उन्होंने बोला है कि जो गंगा में पानी बह रहा है उसमें 64%, 64% पानी वो है जो वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से मेल्ट होके निकलता है, ठीक। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मेल्ट क्यों हो रहा होगा? सारी चीज़ें घुमा फिरा के, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से मेल्ट हो रहा है, उस वजह से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं पीछे, वो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक। अब यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशन क्या है? भाई ये तो हमने पौराणिक कथा सुन ली कि पौराणिक कथा ये है, इस वजह से यहाँ से गंगा निकलती है। हमें एक साइंटिफिक या फिर जो ज्योग्राफिकल है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजिकल, हिमालय देखिए क्या है, एक यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यहाँ पे जो स्लोप्स हैं वो स्टीप स्लोप्स हैं। जब बारिश होगी तो किस फॉर्म में होगी? प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगी? हाई ऑल्टीट्यूड है। अब आप इसको ऐसे समझो, गंगोत्री यहाँ पे है सपोज, तो हाई ऑल्टीट्यूड हुआ, लैटिट्यूड भी हाई है, मीन्स ये आपकी लैटिट्यूड होती है, ठीक। और आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, ऊंचाई। लैटिट्यूड ये होती है आपकी, सपोज ये इंडिया है तो ये लैटिट्यूड है पूरी,
लैटिट्यूड क्या होती है? चलिए लैटिट्यूड वैसे पता होगा आपको। लैटिट्यूड होता है आपका, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब हमें सपोज यहाँ की कुछ लोकेशन पता करनी है, ठीक, तो ये यहाँ पे हम एकदम मिड से इस लाइन को मिला देते हैं, मिला दिया लाइन। अब इस लाइन को मिलाने के बाद ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जो भी ये एंगल क्रिएट हुआ, सपोज एंगल हुआ 9 डिग्री, तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो कि ये आपका 9 डिग्री लैटिट्यूड है ना। बस इसको ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। अब आपको लग रहा होगा कि फिर ये क्या है, तो आप इसको इस यहाँ से मेजर कर लो ऐसे। ये आपको अगर आपको एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, लैटिट्यूड भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश की फॉर्म में क्या पड़ेगा, बर्फ आएगी, ऊपर से बर्फ बरसती है, बर्फ यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती है, होती जाएगी, तो उस वजह से यहाँ पे ग्लेशियर बन जाएंगे। पहले फर्न बनते हैं, फिर ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर बने, मोटा मोटा ऐसे समझो, ग्लेशियर बने, अब ग्लेशियर मेल्ट भी तो होंगे, मेल्ट होंगे तो उससे एक पानी डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और जो रिवर है उसका एक ओरिजिन पेरिनियल फ्लो वो बन जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे, अब इसको पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर यंग फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे तेज ढलान है, अनस्टेबल चट्टाने हैं और तीव्र कटाव दिखते हैं। इतनी तीखी ढलानों पर बर्फ का दबाव और गुरुत्वाकर्षण दोनों मिलकर ग्लेशियर निर्माण करते हैं, ठीक। तो यंग फोल्ड माउंटेन है। अब यंग आपको याद रखना है, तो यंग ऐसे याद रख लो, आप में से जिस किसी की भी अभी शादी नहीं हुई है तो आप खुद को प्रिज्यूम कर लो यंग है, अभी स्टेबल नहीं है, मतलब अनस्टेबल है, थोड़े से तीव्र कटाव, मतलब कटाव ऐसे नहीं, अभी लगभग सोसाइटी है उससे कट के ही रहते हो। ये तीनों फीचर्स आपको याद हो जाएंगे कि यंग फोल्ड माउंटेन मीन्स अनस्टेबल, अनस्टेबल, तेज ढलान। तो ढलान मत याद रखो, आप तेज याद रख लो कि थोड़े से तेज हो, फास्ट हो, तेज हो, अनस्टेबल भी हो और थोड़ा सा कट के रहते हैं दुनिया से, तो तीव्र कटाव, ठीक। ये दिखते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको इसी में काम आएंगे, ज्योग्राफी में आपको अगर लिखना भी है तो यंग फोल्ड माउंटेन उसके कुछ ये ऐसे फीचर्स बना के आप लिख लोगे तभी भी सही रहेगा। तो इन सब से क्या होता है ना, अब स्टीप, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल बैलेंस ऐसा बनता है कि यहाँ पे बर्फ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और ग्लेशियर बन जाते हैं और फिर इससे रिवर निकलती है। ये है सिंपल सा। अभी जो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, ये जियोमॉर्फोलॉजी में, इसको कितने भी अच्छे अच्छे सुंदर फैंसी वर्ड से लिख दो, बात सिर्फ इतनी है। और वो भी नहीं लिखना हो तो पौराणिक कथा हमारी याद कर लो, भगवान शिव ने इसको यहाँ पे धारण किया है, ठीक है, बस। अगला एक लॉजिकल पॉइंट अगर आपको और लिखना हो तो वो है ग्लेशियल डायनेमिक्स। ये कीवर्ड है, पहला है जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है ग्लेशियल डायनेमिक्स। गंगोत्री जैसे ऊंचे ग्लेशियर में बर्फ भर बर्फ जमाव, स्नो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक, लगातार जमने और दबाव में फर्न बनता है, यहाँ पे मैंने आपसे बोला था फर्न बनता है और आगे चल के ग्लेशियर बन जाता है, ठीक है। यह ग्लेशियर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है, ग्लेशियल मूवमेंट होता है, ठीक। इस खिसकते ग्लेशियर के नीचे शरण इरोजन होता है, यहाँ पे यू शेप्ड वैली, मोरेन्स, ग्लेशियल ट्रफ बनते हैं। पिघलती बर्फ ग्लेशियर के मुख से निकलकर नदी का जन्म देती है। तो ये जो बात बताई आपसे कि ग्लेशियर बना, ग्लेशियर फिर वो मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे खिसकते हुए और वहाँ से नदी का निर्माण हो जाएगा, तो ये भी है, बस एक फैंसी वर्ड है, वो है ग्लेशियल डायनेमिक्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज कर लेना। क्यों ग्लेशियल डायनेमिक्स? पहला फैक्टर जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरा है ग्लेशियल डायनेमिक्स, और तीसरा आप लिख सकते हो ग्लेशियर का मुख, स्नोट। गंगोत्री ग्लेशियर से या गंगोत्री ग्लेशियर के शीर्ष पर नदी बहती नहीं, वहाँ सिर्फ बर्फ है। यह क्षेत्र पूरा ग्लेशियल फ्लूवियल संरचना है, ठीक।
तो यहाँ पे ऐसा कोई रिवर तो बहती नहीं है, तो पूरी ग्लेशियर है और वो धीरे धीरे फिर बह रहा है, तो ग्लेशियल फ्लूवियल संरचना या फिर स्ट्रक्चर है, और वहीं से गोमुख है वो आपको दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि गोमुख किसी ने वैसे बनाया है, लेकिन एक ऐसा ग्लेशियल स्नाउट या फिर नदी का एक ऐसा मुख बन के आता है, ऐसा मुंह बनता है जिसको आप गाय की शेप में बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका कुछ बनने का स्पेसिफिक कारण तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपसे पूछ ले कि गंगा वहां से ही क्यों निकलती है या फिर पेरिनियल रिवर ग्लेशियर से निकलती है, तो उसका प्रोसेस ही क्या है, तो आपने लिख दिया कि भाई ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ पे स्नो ज़्यादा रहती है, साल भर स्नो रहती है, उसकी वजह से स्नो एक्यूमुलेशन होता रहता है, फिर ग्लेशियर का मूवमेंट स्टार्ट होगा धीरे 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 धीरे, फिर अलग अलग ग्लेशियल डायनेमिक्स की वजह से वहाँ से वो बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा और लिक्विड डिस्चार्ज हो जाएगा। उसकी जो फॉर्म बन के आएगी वो कुछ ऐसी होगी ग्लेशियर जैसे गाय की शेप में, तो उसको गोमुख बोल देंगे। बस यही है, ऐसे स्पेसिफिक कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सब चीज़ें इंसान ने या फिर हम लोगों ने देख के फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की अभी इंसान ने, या फिर एक बात बोलते भी हैं कि इंसान कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाया है जो उसने एकदम मौलिक किया हो। मौलिक मीन्स कि सिर्फ ऐसा जो उसने सिर्फ उसने सोचा हो और आसपास या फिर दुनिया में कहीं वो चीज़ ऐसी हो ही नहीं। कोई मौलिक कल्पना भी ऐसी नहीं है। जो पूरी सृष्टि है, पूरा ये ब्रह्मांड है, इसी को हम मिमिक करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, उसी से चीज़ें ड्राइव करके दूसरी चीज़ें बना देते हैं। नई चीज़ कुछ नहीं बना रहे हैं। शेर भी है इसमें, कुछ बोलते भी है ना, जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, कुछ नया तो बनाया नहीं। देखा, देखने के बाद अब जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं वो रिलीजियस बातों को तो मानेंगे नहीं, तो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई, ड्राइव किए, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बनाए, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, जो कि सही भी है। एटलीस्ट जो एथीस्ट है फिर वो तो गुमनामी में ही रहेगा कि यार मैं इनको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, तो फिर ये सब चीज़ बनी कैसे, क्यों बनी, कहाँ, कैसे। और ये बात बहुत हद तक लोग मानते हैं कि कुछ भी नई थिंकिंग नहीं होती यहाँ पे। एक शेर भी शायद किसी ने बोला है कि अंदाजे बयां हर चीज को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में नई बात नहीं, बात नहीं। दैट्स इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। शेर काफी गंदा था वैसे। चलिए, पंच प्रयाग की, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर वहां से गंगा ये सब हो गया है। गंगा नहीं निकलती है एक्चुअल में, भागीरथी का नाम आता है वहां से, और गंगा देवप्रयाग से आती है। लेकिन अब आपको यही समझना है कि नाम पढ़ते कैसे हैं। आपसे सपोज इंटरव्यू में ही पूछ लेता है कि पंचप्रयाग, पंचप्रयाग आपसे पहला तो प्रीलिम में पूछ सकता है कौन कौन से हैं, मेंस में पूछ लेगा कि पंचप्रयाग, उनका इंपॉर्टेंस। तीसरा इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इनके नाम ड्राइव कैसे होते हैं। तो चलिए, एक फैक्टर तो है नहीं इनके नाम ड्राइव करने में, कहीं पे उस एरिया की जो लोकल लोकेशन है उसकी वजह से भी पड़ जाता है। कभी कभी जो हाइड्रोलॉजी है रिवर की, कि सपोज अलकनंदा है, सबसे बड़ी रिवर है, कैचमेंट एरिया उसका ज़्यादा है, इवन उसका डिस्चार्ज ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इन सब की वजह से अलकनंदा को प्रायोरिटी दी जाती है। कहीं कहीं पे कोई टेम्पल, कोई ऐसी चीज़ होती है तो उस लोकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। और जब ये दोनों क्लैश कर जाए कि कहीं पे सोशल फैक्टर, सोशल रिलीजियस फैक्टर या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर ये क्लैश कर जाते हैं, तो फिर उसको एक नाम दे दिया जाता है जो जनरली सब लोग मानते हैं। तो उसी तरीके से इसको समझते हैं। पहले पंचप्रयाग देख लेते हैं। बद्रीनाथ से निकलती हैं यहाँ से अलकनंदा, अलकनंदा आती है यहाँ से, ठीक, ये अलकनंदा आ रही हैं देवप्रयाग तक, बद्रीनाथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा। ऐसे ही केदारनाथ से, या केदारनाथ से पैरेलल यहाँ पे फ्लो करती है मंदाकिनी, ठीक। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, यमुनोत्री को तो अभी अलग ही कर देते हैं, ठीक। तो तीन याद रखनी है आपको,
अलकनंदा, देवप्रयाग तक सिर्फ अलकनंदा। उसके पहले केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं अलकनंदा से, लेकिन नाम आगे भी अलकनंदा ही है। ठीक, ऐसे ही अब आप बद्रीनाथ से नीचे की तरफ आओगे देवप्रयाग की तरफ, तो सबसे पहले मिलती हैं धौली गंगा, और धौली गंगा में बनता है विष्णु प्रयाग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु का एक मंदिर था, है भी, तो उसकी वजह से, उस लोकल कंडीशन की वजह से इनका नाम यहाँ पे, या प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग पड़ता है। लेकिन आगे भी नाम अलकनंदा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ज्योग्राफिक कारण है। पहला, अलकनंदा का वॉल्यूम ज़्यादा है, बड़ी रिवर है। दूसरा, कैचमेंट एरिया DTC, कैचमेंट एरिया, और वॉल्यूम मतलब डिस्चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, डिस्चार्ज, D से डिस्चार्ज, C से कैचमेंट एरिया, और T से भी अभी नाम याद, चलिए इसमें बताते हैं आपको। ठीक, तो DTC से आप रख लेना, DTC बस। तो उसी हिसाब से यहाँ से अलकनंदा निकलती हैं, आती हैं, और इनका नाम अलकनंदा ही रहता है टिल देवप्रयाग। सबसे ऊपर धौली गंगा मिल जाएंगी, विष्णु प्रयाग बनाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है। ऐसे ही फिर आगे अलकनंदा बढ़ती हैं, तो यहाँ पे नंदाकिनी रिवर आती है और नाम पड़ता है नंद प्रयाग। और फिर आके यहाँ से जो केदारनाथ से आ रही थी मंदाकिनी, वो मिल जाती हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक, और ये रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक, उसके नीचे हम चलोगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी आके यहाँ पे मिल जाती है। अब ये प्रयाग नाम, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, एक दो बार आप देख लोगे तो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्यों, वाई। DTC, मैं इसको बोल रहा था आपसे, DTC कोई पूछे तो दिमाग में एकदम से याद रहेगा कि डिस्चार्ज, ज्योग्राफिक फैक्टर में पहला आएगा डिस्चार्ज, कि इसमें जल प्रवाह ज्यादा है। ठीक, ऐसे ही कैचमेंट एरिया ज्यादा है, बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, और मुख्य धारा है, ट्रंक स्ट्रीम है। DTC, इसको ट्रंक स्ट्रीम बोलेंगे, ट्रंक स्ट्रीम। ठीक, तो ज्योग्राफी कहीं पे पूछे तो आप इसको मेंशन कर देना। आप कैसे मेंशन करना है उस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछे कि कैसे प्राथमिकता दी जाती है इन नामों को, तो एक फैक्टर है नहीं, तीन अलग अलग एग्जाम्पल से समझते कि कहीं पे हम धार्मिक या फिर पौराणिक महत्व देते हैं किसी जगह को, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब पे लागू होता है कि हम अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, लेकिन हम नाम देते हैं गंगा। क्यों? क्योंकि गंगा एक हमारे यहाँ सोशो रिलीजियस या कल्चरल रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए हम यहाँ पे गंगा नाम देते हैं। यहाँ पे कोई ज्योग्राफी या फिर जहाँ से निकल के आ रही है वो मायने नहीं रखता, जो हमारी जो सोशल है या फिर जो रिलीजियस बिलीफ है वो ज्यादा है, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, पौराणिक महत्व देते हैं। दूसरा, कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, भौगोलिक फैक्टर को भी आधार बनाते हैं। भौगोलिक फैक्टर में मैंने आपसे बोला DTC, जिसका डिस्चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी ट्रंक स्ट्रीम होगी, या फिर कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, ये तीन होंगे तो हम उस रिवर को ही प्रायोरिटी देंगे। जैसे अलकनंदा है, अब इसमें आके मंदाकिनी मिल जाती है, तो हम यहाँ पे नाम कोई तीसरा नाम नहीं रख रहे हैं, या फिर मंदाकिनी को ही ऐसे नहीं कि आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी नाम अलकनंदा ही रहता है। क्यों? क्योंकि DTC। ठीक, क्यों? यहां भी आपसे पूछे वाई, तो डिस्चार्ज ज्यादा है, ट्रंक स्ट्रीम है, कैचमेंट एरिया है, तीनों ऐसा लगेगा कि साइंटिफिक बोल रहे हो। ठीक है,
ऐसा हमें देखने को मिलता है पंचप्रयाग में, जहां पे अलकनंदा में अलग अलग नदी आके मिलती है, लेकिन आगे उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। ठीक। तीसरा है स्थानीय या फिर जो रीजनल या कल्चरल एक ट्रेडिशन है, वो कहाँ देखने को मिलता है? नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। क्योंकि यहाँ पे हम लोकल फैक्टर, कहीं पे विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहां पे विष्णु प्रयाग बोल देंगे, कहीं पे नंद बाबा या फिर कुछ लोकेशन का सिग्निफिकेंस है, जैसे नंद प्रयाग का नाम स्थानीय देवता नंदा देवी की पूजा परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो हम प्रायोरिटी इसी नाम को दे देंगे। तो आपसे अब कोई पूछे तो आप 3 फैक्टर बोलना, आपसे पूछे कि किसी रिवर को क्यों नाम देते हैं, तो उसके अलग अलग फैक्टर हैं। प्राइमरली 3 फैक्टर हैं। पहला, आपकी ट्रेडिशन, रीजनल कोई ट्रेडिशन है, जैसे आपका विष्णु प्रयाग या नंद प्रयाग, वहाँ पे हम लोकल डिटीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस वजह से वहाँ का नाम ये रखते हैं। कहीं पे हम जो उसकी हाइड्रोलॉजी है उसको फोकस में रखते हैं, और उसमें ध्यान रखना DTC, डिस्चार्ज एरिया, कैचमेंट एरिया, ट्रंक स्ट्रीम, अलकनंदा को प्रायोरिटी देते हैं। तीसरा आपसे पूछे तो उसमें क्या है कि जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, जो रिलीजियस बिलीफ है, जो हमारे टेक्स्ट हैं, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, सरस्वती, ये हमारी अलग अलग टेक्स्ट में, स्क्रिप्चर में इनका वर्णन है, तो उस वजह से भी हम ये नाम रख देते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, चलिए देवप्रयाग में। अब तो ये इजी हो जाएगा। देवप्रयाग में देखिए क्या है, 2 मुख्य नदी मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। क्यों, हम क्यों नाम देते हैं? देखिए, अलकनंदा की एक ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस है कि वहाँ उसकी डिस्चार्ज ज़्यादा है, ये है, ठीक है, कैचमेंट एरिया है। भागीरथी का एक धार्मिक इंपॉर्टेंस है। जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो हम अपनी ओल्ड ट्रेडिशन को प्रायोरिटी देते हैं, और आगे इसका तीसरा नाम गंगा रख के हम बढ़ा देते हैं। तो गंगा नाम कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग में। ठीक है, इसमें आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। रुद्रप्रयाग इंपॉर्टेंस इसको देते हैं अलकनंदा। ठीक, आगे उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। लेकिन रुद्रप्रयाग का नाम क्यों? क्योंकि रुद्रप्रयाग भगवान शिव केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, और वहां पे जब मिलती है तो हम रुद्रप्रयाग भगवान शिव का, या फिर लोकल लोकल तो नहीं, वहां का जो एक रीजनल इंपॉर्टेंस है उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ऐसी ही कर्णप्रयाग, पिंडर और अलकनंदा, तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर, और अलकनंदा में मिलती है। ठीक, इसका वेग वगैरह काफी ज्यादा है, लेकिन हम प्रायोरिटी देते हैं अलकनंदा को ही। नेक्स्ट, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, अलकनंदा। विष्णु प्रयाग, यहाँ पे धौली गंगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, चले बाकी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिवर ऑफ उत्तराखंड पढ़ते हैं। यहाँ पे शारदा है, ठीक है, यमुना है, गंगा रिवर सिस्टम, ये 3 रिवर सिस्टम आप पढ़ लोगे, पूरी आपकी हो गई। बस एक नीचे रामगंगा है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम कहाँ पर थे? पंच केदार शायद अपना भी स्टार्ट करना था। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो वीडियो लास्ट में उसमें साउंड का कुछ इशू हुआ, वो पूरा ये जो आपका पंच केदार है, पंच बद्री हैं, वो उसमें ऐड नहीं हो पाए, तो वीडियो वो बनी हुई है, बट उसी वजह से ये डिले होके इतना टाइम इसको लगा। नेक्स्ट टाइम क्या, अब थोड़ा सा और इसमें रेगुलर रहेंगे, इन दोनों वीडियो को मर्ज कर देंगे, ताकि जो पूरी एक आपकी लेक्चर 2 है उसी में ये वीडियो आपकी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अभी इसके बाद जस्ट इंटरव्यू की भी वीडियो बनानी है, सो दैट जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनका जो भी एटलीस्ट मिनिमम क्या उनको तैयार करना चाहिए, कौन से टॉपिक है न्यूज़ में। जैसे आपके अभी 25 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो इन 2.5 दशकों की एक जर्नी आपको तैयार रखनी है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। आपसे बात करते हैं पंच केदार की। ठीक, पंच केदार, ओके।
ये अच्छा, ये इसलिए बोला क्योंकि अभी इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू वाले भी देख रहे हैं, तो आप भी चीज़ें लगभग यही रहेंगी, कुछ इतना इन डेप्थ है भी नहीं इसमें, और छोटा स्टेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बस थोड़े से 15-20 टॉपिक है करंट अफेयर के, उसको अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ आप इन सबको करते चलो। जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम के लिए तैयार कर रहे हैं उनका तो इसमें ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंच केदार, पंच केदार किससे रिलेटेड है? भगवान शिव से। कैसे? देखिए, महाभारत टाइम सबने पढ़ा है, महाभारत, रामायण, इन सब कहानियों से ही उत्तराखंड की हिस्ट्री एक तरह से ड्राइव होती है। महाभारत के टाइम पे जब पांडवों ने कौरवों को मारा तो उसमें उनके अपने रिश्तेदार, गुरु, ये सब लोग भी मारे गए, भाई लोग भी मारे गए उनके। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव भी उनसे थोड़े नाराज थे, तो उस वजह से, मतलब ये मिथक स्टोरी है, अब इसको आप कितना कैसे मानते हो वो आप अपने हिसाब से बैलेंस रखना। ये पौराणिक कथाएं हैं, तो पौराणिक कथा जैसे है वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो उस टाइम पे भगवान शिव नाराज हुए, नाराज होके वो इनसे छिप गए। छिपने के बाद पांडव घूम ही रहे थे पहाड़ पे, वो देख रहे थे भगवान शिव को। तो भीम ने पहचाना कि जो भगवान शिव हैं वो नंदी के रूप में है, और जैसे ही भीम उनको पकड़ने के लिए चलते हैं तो वो छिप जाते हैं और फिर अलग 5 जगहों पे अपने दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक, केदारनाथ में हम्प जो होता है बैक साइड, ये कुबड़, ठीक। जो मध्यमेश्वर है, मध्यमेश्वर देखिए, मध्य कहाँ होता है आपका? पेट, नाभि, तो नाभि, भुजाएं, जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स को तुंगनाथ में, और मुख के दर्शन हुए कहाँ? रुद्रनाथ में, और जटाओं के जो बाल हैं उनके दर्शन हुए कल्पेश्वर में। तो कुबड़, केदारनाथ, के आप याद रख लेना। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप केदारनाथ, के कुबड़ याद रख लेना। मध्यमेश्वर, मध्य कहाँ है? मध्य नाभि, आप अपना पूरा अगर शरीर मानते हो तो बीच आपका ये पेट है, नाभि है, ठीक है, मध्यमेश्वर। तुंगनाथ, तुंगनाथ मीन्स भुजाएं, ये, ठीक। रुद्रनाथ, भगवान रुद्र, शिव, शिव का मुख, ठीक है, फेस। कल्पेश्वर में है जटाएं, ठीक। तो इन सबको आपको प्री के लिए भी याद रखना है, और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग जगह पे ये इन्होंने दर्शन दिए, ठीक। आप एक मजेदार चीज देखना, ये जो भगवान शिव की एनर्जी लाइन है, या शिवा एनर्जी लाइन बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से जब आप देखते हो ना, तो इनका लगभग जो सीस्मिक जोन है, मींस जो भूकंप वाला जोन है, वो भी सेम है। जो हाइट है वो भी सब्सिक्वेंटली या ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए है, ठीक। और इनका आप देखोगे तो लगभग एक ही लाइन में है। अब पहाड़ पे क्या है ना, टोपोग्राफिक वेरिएशन होते हैं, तो थोड़ा अप डाउन आपको लगेगा, लेकिन लगभग अगर आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो एक ही लाइन में है, ठीक। ये मेथोलॉजिकल स्टोरी है आपकी, ठीक। चलिए, सबसे पहले आप इसका आप एक बार फोटो देखिए ताकि आपको थोड़ा ये अच्छे से याद रहे, ठीक। ये बहुत फेमस है, भगवान केदारनाथ का मंदिर है, ठीक। भगवान केदारनाथ का मंदिर है, केदारनाथ, ठीक। केदारनाथ सबने देखा होगा, आपने भी एक कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी इसके रिगार्डिंग। जो उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, वो भी लगभग इसी का एक बिल्कुल प्रोटोटाइप बना रहे हैं अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे, बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट भी है। जब पूरा हो जाएगा तो आपको दिखेगा भी, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी उसके आसपास दिखेगी। तो जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं इस बार अभी देने, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि ये किस शैली में, ये शैली हम सब कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कर्वीलीनियर होता है, अम्ल का होता है, कलश होता है, ठीक है, शिकारा, ये सब चीजें उसमें देखेंगे हम, अभी नहीं, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये जस्ट ब्रीफिंग है आपको,
इंटरव्यू के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार देख के जाना कि या क्या कहीं और पे इसका प्रोटोटाइप बनना सही है नहीं है, उससे उत्तराखंड को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक। मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर किससे रिलेटेड है? नाभि से। ठीक है। मंदिर लगभग सेम है, थोड़ा सा ट्रैक अगर आप सपोज, चलिए इसकी बात ही करते हैं। आप यहां से अगर आप जाते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से आगे है आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आगे गुप्त काशी, और उसी के सामने वाले पहाड़ पे है ऊखी मठ। तो ऊखी मठ, ऊखी मठ से आप लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक करोगे ऊपर तो मध्यमेश्वर चले जाओगे। ऊखी मठ से आप 25-30 किलोमीटर चोपटा, चोपटा अगर आप जाते हो, आपने नाम सुना होगा, चोपटा जाते हो, चोपटा से अगर आप 4 किलोमीटर का ट्रैक करते हो तो तुंगनाथ पहुंच जाओगे। ठीक, ये पास में। बाकी रुद्रनाथ ये थोड़ा सा और टफ ट्रैक है, वो कल्पेश्वर। ठीक, ये आपको समझ में आए। फोटो मंदिर आप देख लेना एक बार, कल्पेश्वर का देख लेना और रुद्रनाथ। ठीक, चलिए अब एक बार इसका रूट भी देख लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा सही से हो पाए। देखिए ये आप ऋषिकेश से देवप्रयाग श्रीनगर होते हुए आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हो। ठीक, यहाँ पे आप रुद्रप्रयाग पहुंचे हो, यहाँ से आप 40 किलोमीटर जाओगे और फिर उसके आसपास ही आपको मिल जाएगा ऊखी मठ। ठीक, ऊखी मठ से आप जा रहे हो चोपटा, चोपटा से आप पहुंच जाओगे तुंगनाथ। ठीक, तुंगनाथ पहुंच रहे हो। अब ऊखी मठ से अगर आप डायरेक्ट ऊपर चढ़ रहे हो तो ये रांची होते हुए 18 किलोमीटर का ट्रैक है मध्यमहेश्वर, आप मध्यमहेश्वर चले जाओगे। ठीक, रुद्रप्रयाग से आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, 40 किलोमीटर। ये कुंड पड़ रहा है सबसे पहले, कुंड के बाद ये आपका ऊखी मठ है, इधर गुप्त काशी है, ये गुप्त काशी है। एक्चुअल में क्या है, ये एक पहाड़ है, अभी आपको रूट ऐसा दिख रहा है, और ये एक पहाड़ है। ठीक, ये गुप्त काशी का है और ये सामने ऊखी मठ है। तो गुप्त काशी से अगर आप ऊपर जाते हो तो गौरीकुंड और केदारनाथ। ठीक, तो ये तीन तो आप एक साइड से ही आप रुद्रप्रयाग की वेस्ट साइड से अगर आप जाते हो या वहां आगे से लेफ्ट लेते हो तो वहां यहां पहुंच जाते हो। ठीक, राइट अगर आप लेते हो, ठीक, यहां से राइट आपने लिया 33 किलोमीटर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग तक आपने सुना होगा रेलवे लाइन भी आ रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। ठीक, आप कर्णप्रयाग पहुंचते हो, कर्णप्रयाग से आप एक तो इधर चमोली वाला रूट ले सकते हो, वहां से फिर हेलंग, और यहां से आपको ट्रैक करना पड़ता है कल्पेश्वर के लिए, या फिर आप चमोली से ही गोपेश्वर होते हुए आप सागर के ऊपर से रुद्रनाथ जा सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब ये लाइन पूरी है, देखिए चोपटा से भी आप जा सकते हो पूरा ऐसे निकल के, तो वो आपकी चॉइस है। फिलहाल आपको एक रूट क्लियर हुआ कि ये कहां कहां पर है, और चमोली से आप जोशीमठ पहुंच जाओगे, जोशीमठ से आप बद्रीनाथ, तो ये एक रूट हुआ अपना। बात यह है कि देखिए आपको मैं विजुअलाइज क्या कराना चाह रहा हूं। आप देखो ये लगभग इस साइड पे है, यहां पर है मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। ठीक, तो रूट कैसा भी हो, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये सब एक ही लाइन में है। इसी को बोलते हैं शिवा एनर्जी लाइन। थोड़ा बहुत हाइट का वेरिएशन आएगा, कोई थोड़ी ज्यादा होगी कोई कम होगी, वो अलग चीज है, लेकिन लगभग एक लाइन में है, इसी वजह से इसको शिवा एनर्जी लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड मतलब हिमालय, हिमालय मींस यंग फोल्ड माउंटेन। यंग कैसे रहते हैं, आप खुद को विजुअलाइज करो, यंग लोग कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, थोड़े से अनस्टेबल, समाज से थोड़े से फॉल्ट लाइन आ जाती है उनमें। ठीक, तो ये तो उसके फीचर्स हुए। अब ये लगभग पंच केदार एक ही टेक्टोनिक बेल्ट में है, लगभग एक ही सीध में। ठीक है, इसलिए लोग इसे शिवा की ऊर्जा रेखा एनर्जी लाइन भी कहते हैं। तो एनर्जी लाइन जो मैं आपको समझा रहा था वो यही है। ठीक, दूसरा है मीन्स कारण क्या है, दूसरा ग्लेशियल वैली है और नेचुरल शेल्टर है। ये आप सारे स्थान अगर देखोगे तो लगभग लगभग ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ग्लेशियर है। तो
जैसे केदारनाथ देखोगे तो चौरावड़ी ग्लेशियर के पास, तुंगनाथ, मंदाकिनी ग्लेशियर सिस्टम के पास, मद्महेश्वर, ये सब आपको किसी ना किसी नदी के रिवर सिस्टम या फिर ग्लेशियर के आसपास मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या था, गुफाएं वगैरह बन जाती हैं, गुफाएं बनती हैं, ऐसे कुछ नेचुरल प्लेटफॉर्म होते हैं, पानी तो रहेगा ही, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उनके लिए सेटलमेंट के लिए एक अच्छा या आइडियल कंडीशन रही होगी, इस वजह से यहाँ पे लोगों ने बनाया। तो पहला एक आपने लिखा स्पिरिचुअल फैक्टर या जो भी आपने सोचना है वो लिखा। दूसरा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर ये है कि भाई ग्लेशियर है वहाँ पे और उससे केव्स भी बनती हैं, नेचुरल एक शेल्टर भी प्रोवाइड होता है, पानी मिलता है और फ्रेश पानी जहाँ मिलेगा लोग वहाँ रहेंगे। और अर्ली ह्यूमन के लिए कुछ ऐसे रफ टेरेन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ उसको कुछ रिसोर्स मिल जाए थोड़े से वहीं पे रुक जाएगा। तो उस हिसाब से लोग रुके वहाँ पे और अपनी ये पूजा वर्शिप सारी चीज़ें स्टार्ट की। अब मानव समाजों में ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड और कठोर वातावरण को पवित्रता से जोड़ने की परंपरा रही है। आपने सुना होगा कि जब एक एज हो जाए उसके बाद ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ऑल्दो अब तो कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो रहा है, क्योंकि 50 के बाद मीन्स जितनी भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जाना ओल्ड एज के लिए बहुत मुश्किल है। केदारनाथ ही आप देख लो, वहाँ पे 17-18 किलोमीटर का ट्रैक करना बहुत टफ है, नहीं जा पाते हैं लोग। तो अब तो जवानी में ही अगर आप जा सकते हो तो चले जाओ, पैरों से भी मजबूत हो, इजीली, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है। अदरवाइज कार्डिक अरेस्ट, आपको इवन एक एज के बाद आपके घुटनों में प्रॉब्लम रहने लगती है। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, उसकी वजह से अब वैसी एनर्जी नहीं रही है बॉडी में कि आप 50 की एज में इतना ट्रैक कर पाओ। इवन आप अगर आप क्या मैं भी अगर इस एज में भी जाते हैं तभी भी बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है जाने में। इसलिए एक एज में जाके अपना दर्शन करो, अच्छे से घूमो, दैट्स इट। जिसको स्पिरिचुअल वहां पे एनर्जी लेनी है आप स्पिरिचुअल एनर्जी लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद ही जाना है। अब कोई भी किसी भी टाइम जा सकता है और सही एज में चले जाओगे तो देख लोगे, अदरवाइज एक एज के बाद तो देखना बहुत मुश्किल है। अब एग्जाम्पल चाहे वैष्णो देवी का ले लो, देखो वैष्णो देवी में चढ़ाई करके जाना बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते। ऐसे ही आप देखो केदारनाथ में देख लो, बद्रीनाथ तक तो चलिए ठीक है, मोटरेबल रोड है वहां तक, लेकिन लाइन इतनी लंबी होती है, इतनी भीड़ रहती है, उसका इशू है। तो एक एज ही है जिसमें आप जा सकते हो। तो बात यह है कि देखिए जो ज्योग्राफी है, ऐसी ऐसी जगहों पे फिर ये फिर बना ही क्यों, बना इसलिए कि आप 17-18 किलोमीटर का कहीं ट्रैक करके जाते हो तो आपकी पूरी एनर्जी, पूरा सब कुछ उसी में निकल जाता है, कोई सेकंड थॉट नहीं, कुछ नहीं रहता दिमाग में, सारी एनर्जी उसमें निकल गई। आप बस जाओगे नतमस्तक होके, जो भी आपके भाव हैं सिर्फ वो, और एक तरह से आपको स्पिरिचुअली जो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है वैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे बन जाता है। आप पर्सनली भी वो चीज़ फील करते हो। आने के बाद क्या करते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम पे आप अगर मंदिर में हो या उसके आसपास भी हो तो वो एनर्जी आपको फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो आप खुद ही सारी चीजें एक तरह से नेगलेक्ट करके जा रहे हो। आप इतना चले हो कि आपकी एनर्जी की जो सेकंड थॉट ये सब चीजें चलती रहती है बैक ऑफ द माइंड, वो खत्म हो गई। बाकी लोग भी वैसे ही जा रहे हैं, तो उनका एक ओरा है, आपका भी है, टेम्पल का एक अपना ओरा है, वहाँ पे साफ सफाई है, तो वो सब मिला के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और पहाड़ और जंगल तो है ही, वो तो एक अलग ही स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक। जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन क्या है? तो वो तो कुछ नहीं है, पानी है, पेरिनियल स्प्रिंग है आपके लिए, ग्लेशियर वगैरह है, उस वजह से रहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कुछ की स्पेसिफिक चीजें हैं। आप पौराणिक कथा आपको याद है, वो आपने सुना दी किसी को, ऐसी पंच केदार, उनका महत्व अलग अलग, किस किस चीज को अलग अलग रूप में पूजा जाता है, ठीक, वो आपने सुनाया। उसके बाद
कुछ एक जियोमॉर्फोलॉजी से लिख दिया आपने, कुछ क्लाइमेट का फैक्टर बताया, कुछ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि उसको पानी चाहिए था, केव्स चाहिए, ऐसे अपलिफ्ट प्लेटफॉर्म चाहिए ना। घाटी में तो नहीं रहेगा मानव, क्योंकि वहां पे बाढ़ बाढ़ आती रहती होगी, पानी आता रहता होगा, वो ऊपर कहीं रहेगा हाइट पे, तो उसी में आपने पूजा स्थल बनाए और वहीं पे आपको ट्रैक करके आज भी जाना पड़ता है। ठीक है, चढ़ाई। तो पंच केदार आप वहां से लिख सकते हो, और जब आप जाते हो तो उसका फिर अलग अलग एक्सपीरियंस आप सोशल मीडिया पे भी डालते हो, वीडियो बनाते हो, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन भी उसको मिलता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पंच बद्री की। तो पंच बद्री भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु एक बार तपस्या कर रहे थे पहाड़ पे बैठ के। अब वहां पे हवाएं तो चलेंगी ही तेज, ऑल्टीट्यूड ज्यादा है तो बर्फबारी भी होगी, तो उनका शरीर जमने लगा, फ्रीज होने लगा। तो माँ लक्ष्मी देखती हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए वो सोचती हैं कि शेल्टर प्रोवाइड कैसे किया जाए, कैसे इनका इस चीज से बचाव हो कि हवाएं भी थोड़ी कम हो जाए या फिर कम इम्पैक्ट करे, और जो बर्फ ऊपर से गिर रही है वो भी कम हो। तो वो एक पेड़ का रूप ले लेती हैं, और उसके बाद वो तपस्या में उनकी हेल्प करती हैं, क्योंकि ऊपर से जो बर्फ गिरेगी वो पेड़ के ऊपर आ जाएगी, जो हवाएं हैं उसको भी पेड़ कहीं ना कहीं रोकता है। जब तपस्या पूरी होती है तो भगवान विष्णु खुश होते हैं, और खुश होकर उनसे बोलते हैं कि आपने मेरी इतनी मदद की है। आपने क्या, वो तो वाइफ ही हैं। तो आज से ये स्थान बद्रीवन के नाम से जाना जाएगा, और जहां पे तपस्या की वो बद्रीनाथ बना। तो ये पौराणिक कथा है। ठीक, अब पंचबद्री साइंटिफिकली कैसे बने, तो यह वह स्थान जहाँ विष्णु ने लक्ष्मी की छाया में कठोर तप किया, इसलिए सबसे महान बद्री माना जाता है बद्री विशाल। तो जो पंचबद्री है उसमें जो बद्री विशाल है, मीन जो सबसे बड़े बद्री माने जाते हैं, वो बद्री विशाल है। बद्रीनाथ इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, आपने देखा होगा बहुत गाड़ियों पे लिखा रहता है जय बद्री विशाल, तो वो बद्रीनाथ को ही सिंबलाइज करते हैं। ठीक, दूसरा है योग ध्यान बद्री। ये पांडवों की कथा से रिलेटेड है कि महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहा, वे हिमालय आए और भगवान विष्णु को ध्यान मग्न अवस्था में पाया। यह विष्णु की मूर्ति ध्यान योग मुद्रा में स्थापित है। कहा जाता है कि कुरुवंश के राजा कारक इसी बद्री में प्रतिष्ठित हुआ करते थे। तो जो योग ध्यान बद्री है उसमें भी भगवान विष्णु ही तपस्या करते हैं, लेकिन ये पांडवों की कथा से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं पंचबद्री की। पंचबद्री तो वही वैष्णविज्म, तो पंचबद्री वैष्णविज्म को आपके सिंबलाइज करते हैं। पंचबद्री की क्या कहानी है, तो पौराणिक कथा है, सबसे पहले उसको एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे कि आपको कितना उसमें अपने हिसाब से बिलीव रखना है। कहते हैं कि भगवान विष्णु एक बार तपस्या कर रहे थे पहाड़ पे बैठे हुए। वहां पे अब देखिए ऑल्टीट्यूड ज्यादा है तो बर्फबारी होगी ही, तेज हवाएं भी चलेगी, कोल्ड विंड, इवन आप उसको बोल सकते हो आइस विंड बोल सकते हो। बात पंचबद्री, पंचबद्री मींस भगवान विष्णु को ही सिंबलाइज करते हैं, तो कथा किन से रिलेटेड होगी, भगवान विष्णु से। तो एक बार भगवान विष्णु कठोर तप कर रहे थे बैठे हुए पहाड़ पे। वहां पे देखिए बर्फबारी तो होगी ही, ठंडी हवाएं भी चलेंगी, तो उससे उनका जो शरीर है वो फ्रीज होने लगा। माता लक्ष्मी ने देखा सोचा कि उनकी मदद की जाए, तो वो एक पेड़ का या वृक्ष जिसको बोलते हैं पेड़, उसका रूप ले लेती हैं, और उसके बाद वो एक प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करती हैं, ताकि ऊपर से बर्फ गिरे तो भी रुक जाए, हवा चले तभी भी उसको एक्चुअल में वो मैनेज कर पाए। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी होती है तो वो खुश होते हैं, खुश होकर फिर बोलते हैं कि आपने मेरी तपस्या में इतनी मदद की है, आज से ये जो स्थान है वो बद्री वन के नाम से जाना जाएगा। जहां पे बैठ के तपस्या की वो बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। तो ये एक कहानी है। अब पंचबद्री में अलग अलग नाम है,
पहला आदि बद्री। आदि मीन्स आदि का मतलब ही होता है पुराना, तो मीन्स जो सबसे पहले था, मीन्स जब वहां पे भगवान जैसे बद्री विशाल या फिर बद्रीनाथ स्थापित नहीं थे, उससे पहले भी आदि बद्री ऐसा माना जाता है कि आदि बद्री की वहां पे पूजा होती थी, क्योंकि वहां पे ऋषि मुनि ये सब लोग वहां पे तप करते थे, और जिस विग्रह को या जिस मूर्ति को या जिस स्थान को पूजते थे उसी को आदि बद्री कहते हैं। फिर आपका ये बद्री विशाल किसको बोलते हैं? बद्रीनाथ को। बहुत सारी गाड़ियों के पीछे आपने लिखा देखा होगा जय बद्री विशाल, तो जितने बद्री हैं उनमें जो सबसे विशाल है उसी को बद्रीनाथ बोलते हैं। दूसरा नाम है बद्री विशाल। और बद्रीनाथ की कहानी कैसे पड़ी? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से। तो दो चीज क्लियर हुई, आदि बद्री और आपका बद्री विशाल। तीसरी कहानी है, कहानी क्या तीसरी है, आपका बृहद बद्री। जब कलयुग की स्टार्ट होती है तो उसके इनिशियल फेज में ऐसा बोलते हैं कि लोगों को वहां पे दर्शन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी, तो उसकी वजह से भगवान विष्णु ने वहां पे दर्शन दिए। और जो वृद्ध होते हैं वो एक सिंबलाइज करते हैं तपस्या को, एक्सपीरियंस को, ध्यान को। तो उन सब योग मुद्राओं में वो वहां पे स्थापित हैं एक ओल्ड एज के फॉर्म में। तीसरे हैं आपके बृहद बद्री। बृहद मीन्स ओल्ड एज, बद्री। तो कलयुग के इनिशियल फेज में ऐसा बोलते हैं कि जो लोग हैं उनको दर्शन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी, तो भगवान विष्णु ने वहां पे आके दर्शन दिए। और जो बृहद बद्री है वो एक तरह से सिंबलाइज करते हैं कि शांति, कामनेस, एक्सपीरियंस बोल लीजिए, स्पिरिचुअलिटी बोल लीजिए, इन सबको सिंबलाइज करते हैं और लोग वहां पे दर्शन कर पाए कलयुग के इनिशियल फेज में। कलयुग में अब क्या हो रहा है? आज के टाइम में देखिए क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ रहा है, सब चीजें आप बोलोगे घट रहा है, शुरुआत में बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होंगे, फिर घट जाएगा। ठीक, तो ऐसा उस टाइम पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। क्लाइमेट चेंज तो नहीं किया होगा, लेकिन उन्हें लगा होगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक जगह होनी चाहिए जहां पे श्रद्धालु या जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाए। तो उसको नाम दिया भविष्य बद्री, क्योंकि बहुत पुराने टाइम में इनकी स्थापना की गई थी, तो उनको नाम पड़ा भविष्य बद्री। कितने हुए? बृहद बद्री, आदि बद्री, बद्री विशाल और आपका अभी ये भविष्य बद्री। लास्ट बचते हैं आपके योग ध्यान बद्री। तो भगवान विष्णु जहां एक ध्यान मुद्रा में है, योग मुद्रा में है, उसको योग ध्यान बद्री कहते हैं। उनकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी हुई है कि पांडव एक बार ऐसे पूजा करने आते हैं। एक बार चलिए मैं आपको सुना ही देता हूं भविष्य बद्री। ठीक है, योग ध्यान बद्री। महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहा, वे हिमालय आए, भगवान विष्णु को ध्यान मग्न अवस्था में पाया। यहाँ विष्णु की मूर्ति ध्यान योग मुद्रा में स्थापित है और इसी से इसको योग ध्यान बद्री कहते हैं। तो पंच बद्री आपके कंप्लीट। आप देखो बद्रीनाथ इन्हीं को बोलते हैं बद्री विशाल। योग ध्यान बद्री महाभारत से रिलेटेड है। भविष्य बद्री आज जो क्लाइमेट चेंज हो रही है वहां से कनेक्ट कर सकते हो। बृहद बद्री ओल्ड एज, और आदि बद्री जहां पे एकदम इनिशियल टाइम में पूजा होती थी सबसे पहले, सबसे पहले। ठीक, चलिए आपको अगर जाना है तो इसमें ऐसा एनर्जी लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगता, वो पंच केदार में ही था। ठीक, अब उत्तराखंड के चार धाम, जो कंफ्यूजिंग चीज है, ये उत्तराखंड के चार धाम है। कहाँ के चार धाम नहीं है? भारत के चार धाम नहीं है, या हिंदुइज्म में जो चार धाम माने जाते हैं ये वो नहीं है। चार धाम उत्तराखंड के चार धाम। और उत्तराखंड भी बोलो तो इसमें गढ़वाल के चार धाम ही बोल सकते हो आप, क्योंकि सारे गढ़वाल में ही है। सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चार धाम है उत्तराखंड के। नेशनल लेवल पे नहीं है ये, सिर्फ उत्तराखंड के। नेशनल के अभी बताएंगे और ज्योतिर्लिंग में बताएंगे। ठीक, तो इन चारों को पहले आप देख लेते हैं।
ये आप दिशाओं के हिसाब से समझ सकते हो। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार धाम क्या है इंडिया का, अगर आप मैप ड्रॉ करते हो, ठीक, तो उत्तर में, दक्षिण में, ईस्ट में, वेस्ट में, यही तो चार धाम है। चार अलग अलग दिशाओं को दिखाते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है उत्तराखंड में, तो हम यहाँ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ हमें कैसे मिलता है, यहाँ भी ऐसे मिलता है। नॉर्थ में देखिए, सबसे नॉर्थ में आपको गंगोत्री है, ठीक, नॉर्थ। साउथ में केदारनाथ, ईस्ट में बद्रीनाथ, और वेस्ट में यमुनोत्री। अब इन चार दिशाओं को आप मिला दो, ठीक। तो आप देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार धाम उत्तराखंड के हैं। भारत के चार धाम कौन कौन से हैं? तो एक तो इन्हीं में से है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गुजरात में, द्वारिका, पुरी उड़ीसा में, और रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में, ठीक है। यही चार धाम है। एक बार और इसको आप देख सकते हो मैप में, उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर गंगोत्री नॉर्थ में, साउथ में आपका केदारनाथ, ईस्ट में बद्रीनाथ, और वेस्ट में यमुनोत्री, ठीक। इन चारों को आप मिला दोगे तो ये भी चार धाम आपके बनते हैं, ठीक। और सब सारे ही गढ़वाल में ही हैं। यहां तक समझ में, उत्तराखंड के और यहाँ के, ठीक। भगवान शिव से रिलेटेड है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव से रिलेटेड है। ये आप हम वैसे मत काउंट कर लेना, क्योंकि गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि कुछ, जैसे सोमनाथ है, अब सोमनाथ को ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि आप सोमनाथ को चार धाम में काउंट, कभी कभी काउंट के बाय मिस्टेक हो जाता है। तो सोमनाथ ये ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में है, ऐसे मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, एकमात्र है जो साउथ फेसिंग है। ये मंदोदरी, ये भी मध्य प्रदेश में, केदारनाथ आपको पता है उत्तराखंड, भीम भीमा शंकर ये महाराष्ट्र में है, काशी विश्वनाथ, काशी बनारस, त्र्यंबकेश्वर नासिक, यहाँ से एक रिवर निकलती है, बताइए कौन सी रिवर है, ठीक। वैद्यनाथ कहाँ पे है? देवघर में है। इन्हीं को बोलते हैं बाबा बाबानाथ, या ऐसी कुछ करके बोलते हैं, मेरे दिमाग से भी स्लिप हो रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है। वैद्यनाथ, नागेश्वर ये द्वारिका, और कृष्णेश्वर ये आपके रामेश्वरम में है, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। एक बार इसको भी देख लेना, क्योंकि कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि क्या है ना, उत्तराखंड है, आपको उत्तराखंड का एग्जाम देना इन जनरल, अगर आपको पता भी होना चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद कुछ प्रीलिम के बचते हैं फैक्ट। मायापुरी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। दूसरा, अगर मुझे एंट्री करनी हो कुमाऊं में, तो कुमाऊं का एंट्री पॉइंट किसको बोलेंगे, ये बोलते हैं, ठीक। अलकापुरी, अलकापुरी कहां पर है, ठीक। देन उत्तराखंड में रेलवे कितने डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक।
बस इनके जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना विद एक्सप्लेनेशन। ये चलिए एक्सप्लेनेशन मत देना, वो मैं समझाऊंगा आपको, आप इन सबको लिख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके जो प्री के क्वेश्चन है, ठीक, प्री प्लस मेंस, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होगी, उत्तराखंड की जियोमॉर्फोलॉजी। तो उसके पहले इसके प्री और मेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक, तब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर उसको समझेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और, आप तब तक खुद सोचना, देखिए आपको अगर उत्तराखंड या कोई भी एग्जाम प्रीलिम उसका निकालना है, प्रीलिम भी छोड़िए, लॉजिक अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, मीन्स सोचना सीखना है, कैसे सीखना है, तो आपको देखिए क्या करना है, सिंपल है। आप उत्तराखंड का मैप देखना है आपको, और मैप में देखना है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक, सबसे छोटा कौन सा है, आपने ये देखा। फिर देखा प्लेन में कौन कौन सा है। ये एक मतलब कुछ नहीं है, एक रफ आइडिया है, मैंने बस डायग्राम ड्रॉ किया है। नेक्स्ट वीडियो में मुझे वो समझाना है। आप इसके बेस पे, अभी आपने कुछ नहीं देखा, बस आपको ये पता है कि 13 जिले कहाँ कहाँ है, कौन सी जगह को, इसको उत्तरकाशी बोलते हैं, ठीक है, इसको चमोली, इसको पिथौरागढ़, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है कि ये 13 जिले हैं, बस मुझे इन्फॉर्मेशन किसी की नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं आपसे सपोज क्वेश्चन पूछता हूँ कि उत्तराखंड में 4 जिले देता हूँ, 1 2 3 4, कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, घनत्व है, वो इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा कहां पर है। पहला ऑप्शन देहरादून आएगा, ठीक, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा चमोली, चौथा पिथौरागढ़। आपको ये बताना है। तो आप ना खुद को एक बार ऐसे नहीं कि रैंडम फैक्ट पे जंप करना है, सोचो यार कि ठीक है ये प्लेन एरिया है, ठीक है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा रहती होगी, तो डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ भाई, यहाँ तो बर्फ वगैरह है, तो यहाँ तो डेंसिटी थोड़ी कम ही होगी, यहाँ भी कम ही होगी, यहाँ भी रिलेटिवली कम होगी। तो इन 3 वर्सेस इसमें मुझे करना है, तो मैं देहरादून सेलेक्ट करूँगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन में देहरादून हटा देता हूँ, ठीक, और रख देता हूँ कोई और डिस्ट्रिक्ट, सपोज पौड़ी, तब आपको कंफ्यूजन होगा कि चलिए पौड़ी सही है या ये सही है, तभी भी आपको लगेगा चलिए पौड़ी हो सकती है। मैं चलिए ये ऑप्शन ही हटा देता हूं आपके लिए, आपको इन 3 में से सिलेक्ट करना है। तब आप क्या क्या आपके क्राइटेरिया होंगे, है ना, हो सकता है एग्जामिनर यही तीनों डाल दिए उसने ऑप्शन में, तब आप कैसे करोगे, यार उत्तरकाशी मींस बड़ी तो है, चमोली ये भी बहुत बड़ी है, पिथौरागढ़ यार ये भी बहुत बड़ा है। बस आपको क्या करना है, मैप देखना है, याद नहीं करना है कुछ भी, उसमें देखना कि यार इन तीनों में से छोटा कौन सा है, क्योंकि जो छोटा है मींस ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 10 रह रहे हैं, तो इतने कम एरिया में 10 लोग रह रहे हैं मतलब जगह कम है, डेंसिटी ज्यादा है। इतने बड़े एरिया में 10 लोग रह रहे हैं मतलब डेंसिटी यहाँ की कम है। तो आपको पता चला कि यार पिथौरागढ़ तो छोटा है, पूरा इस क्वेश्चन को या इस तरीके के कुछ भी, चाहे फॉरेस्ट पे पूछे, पॉपुलेशन पे पूछता है, कहीं भी पूछे, आप एक अच्छा स्मार्ट गैस कर सकते हो। और आपसे कभी इंटरव्यू में भी पूछता है, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन आपको देनी होती है वो यही है। ये सपोज आपसे पूछ ही ले, आपको नहीं पता, तो एक स्मार्ट लॉजिकली सोच के आंसर दिया, आपका आंसर चलिए गलत भी था, तो आपके पास बैकअप है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इन सब में ये छोटा है, उसकी वजह से ये है, ये है, ये है, ये है, करते करते आप पहुंच गए यहाँ तक। तो उससे कोई भी हो वो इम्प्रेस तो हो गई कि यार कम से कम नहीं पता था कुछ भी, इसको सोचना तो आता है, ये दिमाग तो इसका चलता है। तो उस हिसाब से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वो चीज सिखाई जाए,
ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा जिला ये है, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा घनत्व इसका है, 1 यहाँ पे है, पॉपुलेशन इसकी है, यहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है, यहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा। कितना फैक्ट पढ़ोगे वो रट लो, आपको रटना है तो। मैं तो उतना आपसे बोलूँगा नहीं कि आपको उतना रटना है, कम बिल्कुल पढ़ोगे लेकिन सही से फ्रेम बन जाएगा दिमाग में। सोचना सीख लो, 13 जिले आराम से टिक करके आओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।